Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing in this lecture series PT 360 Economics Current Affairs. So let's start our topics. It's Designated Offshore Security Market DOSM. DOSM क्या होता है बेसिकली? DOSM अगर आप किसी यूएस इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां बेचना चाहते हैं वो भी बिना बीएसई में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो ऐसा जो है करने का ये जो माध्यम है वो डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट है और वो भी जो है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कमीशन है उसमें आप बेच सकते हैं। जो जो यूएस इन्वेस्टर्स होते हैं जो यू यू अमेरिका के जो निवेशक होते हैं उनके लिए इंडिया में ट्रेड करना आसान बनाता है डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट। और ये जो है जो इंडियन डिपोजिटरी रेसिप्ट होते हैं आईडीआर इंडियन डिपोजिटरी रेसिप्ट होते हैं उनके लिए आकर्षण भी पैदा करते हैं। और ओनली फ्यू एक्सचेंजेस ग्लोबली इंजॉय डीओएमएस जो कुछ डीओएसएम जो है कुछ ही ऐसे हैं जो डीओएसएम के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इसमें से है आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज बिना बीएसई में आप रजिस्ट्रेशन कराएं इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोजे दे लग्जमबर्ग, ठीक है, टोक्यो एक्सचेंज, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि बॉम्बे बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई वो भारत का ऐसा पहला एक्सचेंज बन गया है जो डीओएसएम के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया है और वो भी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा ऐसा किया गया है। मतलब यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए डीओएसएम। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, स्वतंत्र जो है नियामक है। और वो किसका नियमन करेगा? टू ओवरसीज ऑडिटिंग प्रोफेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो विदेशी ऑडिटिंग प्रोफेशंस हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका वो नियोजन करता है। इसमें जो है एक चेयरमैन होता है और 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है। जो एनएफआरए रूल्स हैं 2018 के वो क्या है? इट विल ओवरसी ऑडिटर्स ऑफ बैंक, insurers, electricity firms, and other entities referred to it by government। ठीक है, ये जो ऑडिटर्स बैंक, इंश्योरर, इलेक्ट्रिक फर्म्स एंड और भी जो एंटाइटीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रेफर की जाती हैं उनको निगरानी रखता है। और एन एफ आर ए कैन इन्वेस्टिगेट ऑडिटर्स ऑफ, ऐसे ऑडिटर्स को भी इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है जो लिस्टेड एंटाइटीज होती हैं, अनलिस्टेड एंटाइटीज होती हैं विथ पेड कैपिटल ऑफ लेस देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। ठीक है, ऐसे लिस्टेड एंटाइटीज को ये इन्वेस्टिगेट जांच भी कर सकती हैं। एंटाइटीज हैविंग एग्रीगेट लोन्स, ऐसी एंटाइटीज जिन पे जो है लोन्स की मात्रा, मतलब लोन्स हैं, डिवेंचर्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जो 5,000 करोड़ से कम नहीं है, उनकी जांच ये एनएफ आर ए कर सकता है। शेयर स्वैप क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। तो शेयर स्वैप का मतलब क्या होता है? शेयरों की अदला बदली। जब एक कंपनी एक किसी अधिग्रहण के लिए या फिर जो मर्जर होता है, जो मिल जाते हैं कंपनियां एक में, when a company pays for an acquisition or merger by issuing its own shares used as currency to shareholders of target company। जब कोई कंपनी जो है अपने ही जो शेयर्स होती है वो मर्जर के लिए या एक्विजिशंस के लिए किसी जो टारगेट कंपनी होती है, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको मर्ज किया जा रहा है, उसके ही शेयर होल्डर्स को अपनी जो शेयर्स होती है वो जब सेल करती है तो उसको स्वैप शेयर्स बोलते हैं। मतलब अदला बदली वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूज इन ल्यू ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स इन टारगेट कंपनी इज कॉल्ड स्वैप रेशियो। जो नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू होने वाले जो शेयर्स हैं, जारी किए जाने वाले शेयर्स हैं, उनकी संख्या और जो अभी हाल ही में जो एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग्स हैं जो टारगेट कंपनी में है उनकी जो संख्या को स्वैप रेशियो कहा जाता है।
और ये टारगेट कंपनी की पूरा वैल्यू करके जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, जो स्वैप रेशियो होता है। इसमें जो है बेस्ड ऑन मैट्रिक्स सच एज रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, मार्केट प्राइस, ईटीसी को इसमें बेस्ड होता है। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड कैश सेविंग एज देयर इज नो कैश आउट टू गो गोइंग आउटगोइंग इन्वॉल्व फॉर द एक्वायर। डिबेंचर्स क्या होते हैं? व्हाट इज डिबेंचर्स? जो डिबेंचर्स होते हैं ये एक बॉन्ड्स के टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जो सिक्योर नहीं होते हैं किसी भी भौतिक संपत्ति या कोलेटरल या बंधक के द्वारा, जो है सिक्योर नहीं होते हैं। ऐसे बॉन्ड्स को डिबेंचर कहा जाता है। और ये केवल जो है क्रेडिट, जनरल क्रेडिट वर्दिनेस और रेपुटेशन ऑफ इश्यूअर, मतलब कि जो इश्यू करने वाला है उसके, इसकी रेपुटेशन कैसे है, उसके मान मतलब प्रतिष्ठा कैसी है, उसके आधार पर उस वो मतलब निर्धारित होता है कि चलो ये ट्रस्ट वर्दी है, तो लोग खरीदते हैं उसको। और ये जो है एक फिक्स रेट, ब्याज का फिक्स रेट निर्धारित करता है, और उस जो प्रिंसिपल मनी होती है उसके रिटर्न जो है और ब्याज का फिक्स रेट निर्धारित करता है, और कुछ निर्धारित निश्चित डेट पे वो करता है, जैसे कि उसको डिवेंचर रिडेम्पशन बोलते हैं। मतलब ये आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिवेंचर्स का मतलब ये होगा कि अगर आपने पैसा लगाया है, जो बॉन्ड्स लिए हैं डिवेंचर्स का, तो आपने जिस कंपनी के डिवेंचर्स लिए हैं, तो आपको उस कंपनी में घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है, उसका इफेक्ट आपके डिवेंचर्स पे नहीं पड़ेगा। अगर आपको लाभ, उनको लाभ हो रहा है तो आपको लाभ का हिस्सा नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या है, फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, इतने सालों तक। तो आप उसके ना लाभ के भागीदार होंगे, ना ही उसके हानि के भागीदार होंगे। तो वो डिवेंचर्स होता है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इशूड बाय गवर्नमेंट्स आर ए टाइप ऑफ डिवेंचर्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं फिजिकल, जो राजकोषीय घाटा होता है उसको कम करने के लिए, तो वो जो क्या होता है कि वो एक प्रकार के डिवेंचर्स होते हैं। अब डिवेंचर रिजर्व, सॉरी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, डीआरआर। ये जो है एक कंपनी के लाभ के द्वारा प्रत्येक साल जो है उसको फंड किया जाता है, जब तक कि जो 25% डिवेंचर्स होते हैं वो क्या कर लेने जाते हैं, रिडीम नहीं किए जाते हैं, तब तक जो है कंपनी के द्वारा फंडेड किया जाता है। उसको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोला जाता है। और ये जो इशूअर्स होता है, जारी करने वाला होता है ना, उसके बेनिफिट से क्रिएटेड किया जाता है, जब तक कि 25% जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का वो इशू नहीं कर दिया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक और एनएफ एनबीएफसी जो होते हैं, उनको इससे छूट मिला हुआ है। डीआरआर प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंपनी। अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो उसकी पॉसिबिलिटीज से उसकी रक्षा करने के लिए जो ये डीआरआर होते हैं वो उपयोगी होते हैं। शेयर प्लेजिंग क्या है? शेयर प्लेजिंग is done to secure loans from the bank and non-bank financial institutions। जो बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे लोन्स को सिक्योर करने के लिए ये शेयर प्लेजिंग किया जाता है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, दीज प्लेजेस शेयर आर कोलेटरल। ये जो प्लेजेस शेयर्स होते हैं वो कोलेटरल के रूप में होते हैं। और बैंक कैन प्लेज शेयर्स इफ प्राइस ऑफ स्टॉक फॉल्स क्लोजर टू वैल्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एंड कंपनी। बैंक जो है उसको शेयर को प्लेस कर सकते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे वो सहमति बनी है। टिपिकली एन अमाउंट दैट इज लेंड बाय बैंक्स ऑन एनबीएफसीज टू promoters इज लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाई प्लेजिंग लेवल्स आर टिपिकली नॉट कंसिडर्ड ए गुड साइन ऑफ इन्वेस्टर्स। हाई प्लेजिंग जो लेवल्स होते हैं वो अच्छी मतलब साइंस नहीं होते हैं इन्वेस्टर्स के मतलब द्वारा माना जाता है। As a downturn in the market price can lead to selling shares by lenders and exchange in the management.
Fear of lenders selling collateral makes investors feel vulnerable, which could further trigger distress sell. And next is qualified institutional placement, QIP. QIP क्या है? ये जो है पूंजी निर्मित करने का एक उपकरण है, टूल है, जहाँ पे जो एक लिस्टेड कंपनी है वो इक्विटी शेयर्स या फुल्ली या पार्शियली या कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या फिर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी अदर देन जो वारंट्स नहीं हो, ठीक है, वो इशू कर सकती है और कैपिटल रेज कर सकती है। और ये इक्विटी शेयर्स के साथ कन्वर्टिबल है, मतलब अदला बदली किए जा सकते हैं। और ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट या अपार्ट फ्रॉम पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस प्लेसमेंट्स, इसके अलावा जो है इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूआईपी में म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जो क्यूआईपी के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर्स कैपिटल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये होते हैं। A single investor cannot be allotted more than 50% of the issue. जो टोटल इशू है उसका 50% से अधिक जो है एक सिंगल इन्वेस्टर को अलॉट नहीं किया जा सकता है। और जो मनी रेजिंग है, कैपिटल रेजिंग है, उसके अदर मेथड्स क्या है? एक तो पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू जो है ये एक जो है शेयर्स या सिक्योरिटीज का ऑफर होता है जो नए निवेशकों को किया जाता है। और इसको जो है बांटा जा सकता है इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक आईपीओ। आपको मालूम होगा आईपीओ क्या होता है? जब एक गैर सूचित कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इश्यू करती है कोई शेयर या कन्वर्टिबल जो सिक्योरिटीज होती हैं या ऑफर्स होते हैं, उनको आईपीओ बोलते हैं। मतलब एक कंपनी अगर नया नया बन रही है तो वो जो शेयर्स या अपने जो फंड्स रेज करने के लिए क्या करती है कि नए नए या फ्रेश सिक्योरिटीज मार्केट में जारी करते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं। और its existing shares or convertible securities for sale or both for first time to the public. Further public offers क्या होता है? एफपीओ। जब पहले से ही एक लिस्टेड कंपनी कुछ नए बिल्कुल फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर्स बोलते हैं। आईपीओ जो है एकदम नई कंपनी जो है पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और जो फर्दर पब्लिक ऑफर्स पहले से ही लिस्टेड कंपनी जो होती है वो जब फ्रेश सिक्योरिटी प्रतिभूति जारी करती है तो उसको एफपीओ कहते हैं। राइट इश्यू क्या होता है? राइट इश्यू when issue of share is only to existing shareholders। जब जो शेयर्स होते हैं वो सिर्फ जो मौजूदा शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। जो जो शेयर्स वो धारण करते हैं, जो शेयर वो धारण करते हैं उसके प्रोपोर्शन में जब वो शेयर इशू किया जाता है तो उसको राइट शेयर्स बोलते हैं। कंपोजिट इशू क्या होता है? जहाँ पे अलॉटमेंट जो होता है पब्लिक इशू और राइट इशू दोनों में अलॉटमेंट्स किया जाता है, जो प्रपोज किया जाता है और उनको जो है एक साथ किया जाता है, उसको कंपोजिट इशू बोला जाता है। बोनस इशू क्या होता है? और ये बोनस इशू जो होता है ये consider जो bonus issue, it is issued without any consideration based on the number of shares already held by shareholders। shareholders के पास जो शेयर्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे हुए इनको इशू किया जा सकता है, उसको बोनस शेयर बोलते हैं और बोनस इशू बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जो जो सिक्योरिटी होती हैं उनको कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स या कुछ लोगों के लिए जारी किया जा सकता है, जो 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 कि 39 लोगों से ज़्यादा ना हो, जिसमें 50 या मतलब 49 से ऊपर के लोग ना हो, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और ना तो जिसमें जो इशू करने का राइट है या पब्लिक इशू है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के होते हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं। एक तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब जब अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स इज डन ऑन ए
प्रेफरेंशियल बेसिस पे होता है। टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, जो चुने हुए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ग्रुप पर बनाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें जो है द ऑफर एलोकेशन एंड द अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज इज मेड ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। केवल जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन? ये जो होते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट होते हैं देश के लिए। देश के जो वित्तीय विकास है उसके लिए सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये इट सर्व्स एज इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। ये जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सेवा देते हैं जो कि सिक्योरिटी मार्केट के लिए जरूरी होते हैं। इनमें स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपोजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, ये आदि शामिल होते हैं। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, मतलब क्यों न्यूज़ में था कि हाल ही में सेबी ने एक कमेटी बनाई है जो गवर्नर आर गांधी के अंडर में, आरबीआई के गवर्नर आर गांधी के अंडर में, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको उनकी समीक्षा करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम क्या है, 1999 में आया था। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। कौन सा? फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। और ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र और बहुत गहराई तक का एनालिसिस करता है किसी भी कंट्री के वित्तीय क्षेत्र का। और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो अराउंड 1997 के तहत में आया था, ठीक है, उसके वेक ऑफ मतलब उस समय लॉन्च किया गया था ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। अब एक्सटर्नल सेक्टर में हम देखते हैं क्या है एक्सटर्नल सेक्टर में। एक्सटर्नल सेक्टर में कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल 2020, कैरोटर 2020, ये क्या है? ये इट इज अप्लीकेबल ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। ये वस्तुओं के जो इंपोर्ट है उस पर अप्लीकेबल होता है जो इंडिया में किए जाते हैं, जहां पर इंपोर्टर्स को ऐसे जो है प्रेफरेंशियल रेट या बड़ी विभेदकारी दरों का दावा करता है जब वो कुछ ट्रेड समझौता करता है, तो वो कुछ प्रेफरेंशियल रेट्स या तो का दावा करता है। इट इज टू सप्लीमेंट ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन। ये ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन को पूरक है एक तरीके से, जो एक ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसीड्यूर्स है उसका पूरक है। एंड रिलेटेड टू इम्प्लीमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन। जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है कि जो भी चीज प्रोडक्ट जो जहाँ पे उत्पादित होता है वो उससे संबंधित है, मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन as prescribed under the respective TAs of the India as Free Trade Agreement FTA, Preferential Trade Agreements PTA, Comprehensive Economic Cooperation Agreements CECA, SECA and Comprehensive Economic Partnership Agreements SEPA आदि के तहत जो है इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप रूल्स ऑफ ओरिजिन समझ लीजिए यहाँ पे। ये ऐसे जो क्राइटेरियाज हैं जो किसी आयातित इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का जो है जो राष्ट्रीय उत्पत्ति है, मतलब वो किस देश में बनाया गया है प्रोडक्ट्स, इसके क्राइटेरिया को डिटरमाइन करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं? टू इम्प्लीमेंट मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कमर्शियल पॉलिसी सच एज एंटी डंपिंग ड्यूटीज, सेफगार्ड मेजर्स। तो ये मेनली जो इम्प्लीमेंट मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कमर्शियल पॉलिसी, जो वाणिज्यिक नीतियां होती हैं उसी के रूल्स नियम कायदे जो है उस पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज। डंपिंग ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि डंपी, जैसे कि कोई कई कई बार क्या होता है कि देश जो है अपने वहाँ के जो कुछ प्रोडक्ट्स को किसी विशेष देश के मार्केट में जो है पूरी तरीके से फ्लो कर देते हैं एक तरीके से। जैसे चाइना भी इस तरीके का डंपिंग करता रहता है अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग पे निर्भर करती है, तो इसको उस इसलिए वो जो है इस तरीके के
हरकत करता रहता है। तो उससे बचने के लिए जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। सेफ गार्ड मेजर्स होते हैं, सेफ गार्ड मेजर्स जो होते हैं, तो वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, टू डिटरमाइन वेदर imported products shall receive most favored nation। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं क्या मतलब होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का मतलब होता है दो देश एक दूसरे को अगर प्रदान करते हैं, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि वो वरीयता होती है कि ट्रेड में जो है हम वरीयता देंगे इसी देश को। लाइक दो देश इंडिया है और नेपाल है अगर, तो मोस्ट फेवर्ड अगर नेशन समझो मतलब समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, तो क्या है कि वो एक मान्यता अगर देते हैं एक देश दूसरे देश को, तो वो जो ट्रेड होता है उनके वरीयता प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो, या कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको मतलब कि बाहरी ट्रेड से कोई खतरा हो सकता है, लाइक उनका इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स देने का प्रावधान किया गया है। For trade statistics, for labeling the marketing requirements, and for government procurements, ये सब यूज किया जा सकता है। About bilateral treaty, BIT क्या है? They are treaties between two countries aimed to protecting investment made by the investors of the both country। ये दोनों देशों के जो इन्वेस्टर्स एक दूसरे देशों में निवेश करते हैं उनको उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है। ठीक है। और ये ट्रीटी जो है, दिस ट्रीटी इम्पोजेस कंडीशंस ऑन द रेगुलेटरी बिहेवियर ऑफ होस्ट स्टेट। जो होस्ट स्टेट होता है उसके रेगुलेटरी बिहेवियर्स पर कुछ कंडीशन या कुछ शर्तें लागू की जाती हैं। एंड लिमिट इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। और जो फॉरेन विदेशी निवेशक होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उन उनमें जो इंटरफेरेंस है उसको लिमिट किया जाता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमने दिया हुआ है। एक तो होता है रिस्ट्रिक्टिंग होस्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएटिंग, जो expropriating investment, or bearing for the public in interest with the adequate compensation, impose obligations on host states to accord fair and equitable treatment to the foreign investment, and allowing for faster of funds of subjects to conditions given in treaty, allowing individuals investors to bring cases against a host state in later sovereign regulatory measures are not consistent with the BIT। नोट क्या है यहाँ पे? देयर इज ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ICSID, अंडर इन्वेस्टर्स स्टेट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, ISDS मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। क्रेन ग्रुप्स क्या है? कैंस ग्रुप 1986, कैंस ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, कैंस। और ये जो है 19 जो है 19 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग नेशंस जो होते हैं, जो कृषिगत जो वस्तुएं होती हैं उनको एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज, उनका एक कोलिजन है, गठबंधन है। ठीक है। जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड एग्रीकल्चर ट्रेड के उदारीकरण के लिए, कृषि व्यापार के उदारीकरण के लिए लॉबिंग करेंगी। ठीक है। ये जो है दुनिया के एग्रीकल्चर जो कृषि एक्सपोर्ट्स हैं उसका 25% से ज्यादा अकाउंट्स होल्ड करते हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है काइंस ग्रुप्स का। टू मैन क्या है? यह ईरान की नई करेंसी है। इसके पहले क्या था? तोमैन हो गया ना ये, फिर टू मैन नहीं है, इट्स तोमैन। और बिफोर इट वाज रियाल, इसके पहले रियाल थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। अभी 2-4 दिन पहले की ये खबर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब जो है वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करेगा, क्योंकि इससे संबंधित कुछ
विवाद खड़े हो गए थे, तो इसलिए अब ये इंडेक्स नहीं जारी किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO 1952, 1952 वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एक कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल जो है के रूप में, कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, कस्टम का मतलब होता है अ, व्यापार से संबंधित है, जो कस्टम्स होते हैं उसमें कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल का जो होती है, उसके रूप में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और ये इंडिपेंडेंट अंतर सरकारी जो है निकाय होता है, जिसका मेन जो मिशन है वो है जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रभावकारिता और उसकी दक्षता को बढ़ाना है। और ये एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को और प्रोसीड्यूर्स को, कस्टम्स क्लियरेंस और बॉर्डर एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लागू करने की बात होती है। और इंडिया जो है इसका मेंबर 1971 में बनाया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बनाया गया था। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या है? ECGC। और ये एक कंपनी है जो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और इन भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर, उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एक्सपोर्ट से संबंधित जो क्रेडिट इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराती है। और फंक्शंस क्या है इसके, इसकी जो फंक्शंस हैं, ये क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है जो एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करती है। और ये ऑफर करती है, इट ऑफर्स गारंटी टू bank and financial institution to enable exporters to obtain their better facilities, and it provides overseas investment insurance to Indian companies investment in joint ventures abroad in form of equity or loan and advances। and tax information exchange agreement क्या है? TIEA। इंडिया ने जो है मार्शल आइसलैंड के साथ TIEA को नोटिफाई कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है। और ये टेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उनके साथ आदान प्रदान को के सक्षम बनाता है, वो प्रमोट करता है। इसमें बैंकिंग और जो है स्वामित्व से लेकर के सूचनाएं दो देशों के बीच में जो टैक्स पर्पजेस के लिए होती हैं वो शामिल होती हैं। और ये जो है वो ECD ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप्स के द्वारा डेवलप किया गया है, और इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन के पर। और ये जो है provides for representative of one country to undertake tax examination in other countries, and it will curb tax evasions and tax avoidance। इससे जो है कर वंचना और जो टैक्स अवॉइडेंस है उससे जो है बचा, मतलब कि उसको कर्व करने में, उसको नियंत्रित करने में इससे मदद मिलेगी। और ये कोई बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कैन बी टर्मिनेटेड एज स्टिपुलेटेड एग्रीमेंट, तो इसको एक स्टिपुलेटेड एग्रीमेंट के रूप में टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।